लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। महोदय और सम्मानित मंच, साथ ही इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्रबुद्ध साथीगण इसमें सामने आए उनको बहुत बहुत साधुवाद, और सभी साथियों का साधुवाद को इसमें कुछ समय निकाल करके आप लोगों ने भाग लिया। विषय जो हमारे इस मंच के माध्यम से तय किए गए हैं, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ और साथ साथ है जो BDM मतलब है पिछड़ा, बैकवर्ड और दलित माइनॉरिटी मोर्चा, इसके माध्यम से ये कुछ चर्चा के लिए विषय तय किया गया है, जिसमें से ये बताया गया है कि किसानों पर महंगाई की मार, इस विषय पर विशेष रूप से अपना विचार केंद्रित करना है। साथ साथ माननीय सभापति जी ने कहा है कि जाति और अन्य जो बातें हैं, पिछड़ों का विकास है, एकता, इस पर भी चर्चा की जाए। हालांकि विषय लिमिटेड कर दिया गया है तो विषय के आसपास ही हमें रहना चाहिए। चूँकि हम बहुजन समाज संयुक्त मोर्चा चलाते हैं और इसमें हमारी ओर से सभापति R.Y. यादव जी हैं और हमारे यहाँ 5-6 लोग हैं जो इसको मिल करके चला रहे हैं, उसमें भवननाथ पासवान और मैं स्वयं ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट मोर्चा की ओर से, और दूसरा जो रामचंद्र पटेल, और तीसरे जो हमारे RC बौद्ध जी हैं वो मिल करके, या धर्म प्रकाश भारती आगरा, इस तरह से मिला करके हम लोग ये मूवमेंट चला रहे हैं। साथियों, जहाँ तक ये बात कही गई है कि किसानों पर महंगाई की मार, निश्चित रूप से एक कहावत है जो प्राचीन थी, जो हम लोग कभी 6वें 7वें में पढ़ते थे। उत्तम खेती मध्यम बाद, निश्चित चाकरी भीख निदान, एक कहावत होती थी पहले। उत्तम खेती मध्यम बान, निषद चाकरी भीख निदान, ये 4 ग्रुपों का मामला है कि एक तो खेती का मामला है, बान का मतलब वाणिज्य का मामला है, और निषद चाकरी का मतलब सेवासी है, और भीख निदान का मतलब है भीख से अपना जीवन पालन करना, जिसमें कि ब्राह्मण भाइयों का पेशा था। आज के समय में वो उल्टा हो गया है कि भीख मांगने वाला सबल हो गया है और दूसरा जो सेवक है वो सीमित हो गया है, और जो वाणिज्य वाला आदमी है वो ऊपर को देख रहा है, और दूसरा है किसान है वो सबसे नीचे पहुंच गया है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। आज की स्थिति में जो ये महंगाई की मार के बारे में कहा गया है, निश्चित रूप से हमने जो कंक्लूज़न अभी अपने साथियों ने विचार रखे हैं उसमें 10 बातों से है। पहला है कि आवारा पशु। आवारा पशु उस समय जब आज के 50 साल पहले मैंने देखा था कि हमारे भाइयों के पास, जिनके पास 10, 15, 20 गायें जानवर कुछ होते थे, तो उनको वो दोहने के बाद छोड़ देते थे, और छोड़ने के बाद मैं अपनी भैंस को चारा तब खिला पाता था जब डंडा लगा करके मैं बैठता था सामने, क्योंकि आवारा पशु 10 आएंगे, मेरे जानवर को सिंग मारेंगे, भगा देंगे और अपन खा के भाग जाएंगे, ऐसा था। लेकिन एक उसमें फैक्टर और जुड़ गया, जब सरकार ने आवारा पशुओं को छोड़ना शुरू कर दिया। कारण है कुछ प्राकृतिक नेचर भी है कि जब ट्रैक्टर से खेती होने लगी तो आज कोई बैलों से खेती करता नहीं है। अब जो गाय तो ठीक है, उसका दूध आएगा, सब आएगा, बछड़े आएंगे, लेकिन बछड़ा जाएगा कहाँ? उसी प्रकार से भैंस का मामला आया कि जो लोग भैंसे से खेती करते थे, जो बैल नहीं, तो उसको आवारा तो होना ही है। अब आवारा के लिए कुछ गौशाला बने, गौशालों में अपना दूसरा धंधा चल रहा है, कुछ शाम को छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद बांध लेते हैं, या 2-4 उसमें से मर जाते हैं भूख से, क्योंकि चारा आ रहा, कोई भूसा ऊसा डालने वाला नहीं है। सरकार की ओर से जो मिलता है वो बंदर बांट करके खा पी के ख़त्म कर लेते हैं जो मैनेजमेंट में जुड़े लोग हैं। दूसरा आता है किसान कानून। किसान कानून निश्चित रूप से कंपनियों को बढ़ावा देने का एक षड्यंत्र है। किसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, बाद में लोगों ने नहीं समझा, तो 50 साल के बाद समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या है। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह भी समझा
कि यहाँ के लोग झगड़ालू हैं, आपस में झगड़ने वाले हैं, लालची भी हैं, ऐसी भी हैं, दारूबाज भी हैं, तो इनको कैसे तोड़ करके हम इन पे सत्ता कायम कर सकते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इस पैदा हुआ। हालांकि आज के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी से और आज की कंपनी से तुलना करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। उन्होंने रेलवे बनाई, सड़कें बनाई, शिक्षा बनाई, मिलिट्री में हर जाति की कंपनियां बनाई, चाहे महार रेजिमेंट हो, चाहे पिछड़ा रेजिमेंट, चाहे जाट रेजिमेंट हो, उन्होंने सब पैदा किया। और पढ़ने के लिए उन्होंने सबके लिए दरवाज़ा खोले, नौकरियों के लिए सबके लिए दरवाज़ा खोले। तो निश्चित रूप से वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आज की कंपनियां हैं वो ज़्यादा खतरनाक क्यों साबित हो रही हैं? क्योंकि वो एक तो अगर हम मान लें वो कंपनी हमारी है तो इसका मतलब मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ नैतिक और राष्ट्रीय कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है हमारी, हम भी आवारा है। इसलिए संविधान विरोधी ताकतें जो उभर रही हैं इसका ये एक सॉल्यूशन, एक कारण बन रहा है कि किसानों का जो कानून है या किसानों की समस्याएं हैं उसका कारण है कि उन्हें संविधान की जो मान्यताएं हैं उस पर विश्वास नहीं रखना है, उसको ख़त्म करना है। एक विषय आता है। तीसरा आता है टैक्स का मामला। बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग या हम लोगों में से जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, हमने अपने लोगों को भी देखा, पिछड़े समाज के शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी देखा है कि वो कह रहे हैं कि किसान तो टैक्स देता नहीं है, किसानों को सब्सिडी क्यों दी जाए, क्यों खाद में सब्सिडी दी जाए, कहीं डीजल में सब्सिडी दी जाए, क्यों दी जाए। मैं उनसे पूछता हूँ कि जो साबुन खरीदता है, जो तेल खरीदता है, क्या उस पर टैक्स नहीं लगता? वो कौन खरीदता है? हम लोग सब मिलके खरीदते हैं, चाहे तेल खरीदते हो, चाहे पानी खरीदते हो, चाहे साबुन खरीदते हो, चाहे दाल खरीदते हो, क्या उस पर हम लोग टैक्स नहीं देते? तो टैक्स का मतलब वो हमारे जो लोग भ्रमित लोग हैं वो ये समझते हैं जो इनकम टैक्स में आता है, जो इनकम टैक्स में आता है वही केवल टैक्स दे रहा है। और वो मानते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही टैक्स देते हैं। भाई जिसका जितना उद्योग बड़ा है उतना टैक्स देगा। अगर बीज खरीदना है, बीज पे जो भी टैक्स लगेगा वो किसान देगा। तो इस तरह से ये भ्रम वाली बात है कि किसान टैक्स नहीं देते हैं। तीसरा है कि डीजल की कीमत निश्चित रूप से उत्पाद के रूप में आप जानते हैं, सबको पता है कि 27 रुपये में एवरेज कच्चा तेल आता है। डीजल जो पेट्रोल आता है वो लगभग एवरेज में 27-30 रुपये का आता है। केंद्र सरकार उसको 33% टैक्स लेती है और राज्य सरकार 27-25% टैक्स लेती है। सबसे कम टैक्स कोई साउथ की कंपनी है वो लेती है। तो प्रश्न है तो डीजल के दाम बढ़ेंगे। अब टैक्स कम कर दे, और तो कोई तरीका है नहीं। 27 रुपये तो उसको देना ही पड़ेगा जहाँ से आप तेल खरीदते हैं। प्लस ये है कि केंद्र अगर 33-32% टैक्स लेती है तो घटा के 28% करे, और जो राज्य सरकार लेती 27 तो घटा करके 22% करे। तो कुछ कीमतें आप 10 रुपये घटा सकते हो, लेकिन नहीं करना है सरकार को, ऐसा एक विषय है। तीसरा है कि किसान उत्पाद की कीमत कौन तय करे? इसके लिए एक समिति होती है, संसदीय समिति होती है, स्टेट समिति होती है, वो तय करती है कि कितनी लागत आई, उस लागत में किसान को कितना फ़ायदा होना चाहिए, उस हिसाब से उसकी कीमत तय होनी चाहिए। लेकिन किसान जब जन और लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है, जब गणतंत्र और लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो किसानों की बात क्यों सुनेगी? निश्चित रूप से ये विषय अटक रहा है। दूसरा आता है कि पराली को जलाने की समस्या। अब लोग कह रहे हैं कि पराली को जलाओगे तो चालान हो जाएगा। अब धान बहुत पैदा हुआ, अब धान का एक्सट्रैक्ट कहाँ जाए? सरकार के पास कोई नीति नहीं है। पराली से हम कोई बिजली बनाएं, क्या कराएं, कैसे करें? और जो कांच का उद्योग था वो भी कम हो गया। पहले उसमें लपेट करके धान का पुआल जाता था, वो भी लगभग ख़त्म हो गया। मक्के का जो पुआल आता है वो कहाँ डाला जाए? लोग हर बार किसान 10-10, 20-20 एकड़ मक्का बोते हैं और धान बोते हैं, फिर उसका करें क्या? आज की तो स्थिति हो गई है कि पशु जब कम होने लगे हैं तो भूसा की भी समस्या है कि भूसा भी किसान लोग कहाँ ले जाएं। कुछ लोग किसान ऐसे हैं जो पशुपालन करते हैं, वो भूसा का स्टॉक करते हैं, उससे तो थोड़ा कंपनसेट हो रहा है। तीसरा बीज और खाद की समस्याएं। बीज और खाद की समस्या लोगों को जो सब्सिडी रेट पर पहले गवर्नमेंट देती थी, धीरे धीरे जैसे कि आपके ईंधन की जो गैस थी उस पर धीरे धीरे करके कि वो आपको वापस जाएगा, आपके खाते में जाएगा, फलाने में जाएगा, सीधी कीमत कम नहीं करेंगे, मतलब वो आपको परेशान करना है। और धीरे धीरे करके आज 900 रुपये का जो आपका ईंधन का, तो चूल्हे का जो गैस है वो हो गया है। अब मामला हो गया ख़त्म, सब्सिडी का काम ख़त्म हो गया। उसी प्रकार से बीज और खाद की कीमत हो सकते हैं।
तो रोने का ही एक तरीका होता, हम मीटिंग करके रोते हैं, कुछ अलग रोते हैं, कुछ काट दिए जाते हैं, कुछ मार दिए जाते हैं, कुछ डकैती, कुछ रेप, उसमें हम रोते रहते हैं। तो इस सत्ता फांसीवादी ताकतों को अलग करना है। अगर सत्ता के में बैठे लोग या पॉलिटिकल लोग नहीं कर सकते तो सोशली लोगों को सोचना चाहिए। मेरा ऐसा आप लोगों से अनुरोध है। आप शुक्रिया। अब हम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के महामंत्री मुन्ना सिंह यादव जी से अनुरोध करेंगे कि वो आएँ और अपनी बात कहें और लोगों को समझाएं कि दलितों या किसानों पर महंगाई की मार, पिछड़ों में आरक्षण की कैटेगरी बताना कि आरक्षण पिछड़े 3 तरह के हो गए, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया पिछड़े वर्ग को, इस पे भी आपकी बात हम सुनना चाहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित साथीगण और सामने सभा में उपस्थित सभी साथीगण का हम सर्वप्रथम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोग आए और इस सभा को कामयाब बनाया। बात किसानों की है। आज देश का किसान सड़क के ऊपर आंदोलन कर रहा है, तो हम समझते हैं कि शुरुआत किसानों की समस्या से किया जाए। केंद्र सरकार जून के महीने में 2020 में 3 किसान बिल लाई। वो बिल ऐसे समय में लाई जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। हर आदमी अपने घर के ऊपर घर के अंदर डरा सहमा हुआ बैठा हुआ था, बाहर निकलने में डरता था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय ये किसान बिल का एक अध्यादेश लाया गया। चूँकि सदन नहीं चल रहा था, अध्यादेश के माध्यम से 3 किसान बिल लाए गए और उसको बाद में जब सदन चला है तो बिना सदन में चर्चा किए हुए उन बिलों को पास कर दिया गया है। तो इससे आप लोग ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये किसान बिल केंद्र सरकार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं या किसके फ़ायदे के लिए हैं। अध्यादेश उन परिस्थितियों में लाया जाता है जब देश के ऊपर कोई समस्या होती है, किसी जनहित में कोई समस्या होती है, जनता के ऊपर कोई आपातकालीन होती है, तब अध्यादेश लाए जाते हैं और बाद में उसको समय के अभाव में पास करके बाद में सदन में पास करा लिया जाता है। लेकिन ये 3 किसान बिल कहा जाता है कि किसानों के हित के हैं, और आज वही किसान जिसके हित की बात सरकार कर रही है, वही किसान उन बिल को मानने से इनकार कर रहा है और कहता है कि जो 3 बिल हैं इससे हमारा कोई भी भला भविष्य में नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये 3 किसान बिल क्या हैं। नंबर 1 संविदा है, यानी संविदा पर खेती, कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती। सदियों से आप लोग देखते आए हैं, जिन लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा होती हैं वो बटाई पर खेती अपनी देते हैं, जिन लोगों के पास ज़मीन कम होती है या जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है उनको बटाई पर खेती दी जाती है और फसल का आधा आधा बंटवारा होता है। ये आपका संविदा खेती है। इसको गवर्नमेंट किस तरह से लाई है, इसके संविदा के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बड़े बड़े पूंजीपति होंगे। आप सभी लोग एक ही चीज़ की खेती पूरे गांव के लोग करेंगे और ये स्वाभाविक है कि खेत एक वो अब्बा जान कहने वाले हजम कर जाते थे और 2017 के बाद से राशन दिया जा रहा है। और आप लोग सभी जानते हैं कि 2017 के पहले सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में गेहूं चावल के साथ में चीनी और मिट्टी का तेल भी आप लोगों को दिया जाता था। आज वो कहाँ गायब हो गया है, कौन हजम कर गया है, ये सोचने का विषय है। हम तो ये जानते हैं कि जो आपकी चीनी और मिट्टी के तेल की लागत थी उसी पैसे से आपको ये फ्री का राशन दिया जा रहा है। इसमें सरकार कोई अपने घर से नहीं दे रही है, आपसे ले करके दे रही है। आपके जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे पानी हो, चाहे आपका बीज हो, हर चीज़ आपको दुगने रेट पर मिल रहा है। गैस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ आपसे ये पुनः आग्रह करते हैं कि आप लोग इसके ऊपर विचार करें और इस सरकार
के खिलाफ एक मुहिम चलाएं। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक आप लोगों का किसी प्रकार से कल्याण नहीं होने वाला है। नुकसान के अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। अपनी बात शुरू करूं इससे पहले एक सूचना है। हमारे बीच में लखनऊ हाई कोर्ट के सचिव श्री भारत सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं, स्थान ग्रहण कर लें। आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के अधिकारियों कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन चलाते हैं। ये आपका परिचय है। अब बात शुरू की जाए जिसके लिए आप इतनी देर से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, सामने बैठे हुए लोग, आप सब साथियों एवं बहनों, जो मुख्य प्रश्न दिया गया है कृषि कानून पर, जिस पर हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बड़े विस्तार से चर्चा की है। कृषि कानून में क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। कृषि कानून का जहाँ तक प्रश्न है, आपको याद होगा कृषि कानून आने से पहले किसानों की कोई मांग नहीं थी कि हमारी आय दुगनी कर दी जाए, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर के नेता ने ये घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो दुगनी कर देंगे तो किसान बहुत खुश हो गए। ये भी बीच में आई कि साहब हम गरीब परिवार से हैं, हमारी माता चौका बर्तन करती थी, हम चाय बेचते थे, तो और जनता, गरीब जनता हमारी खुश है कि चलो भाई एक आदमी हमारे बीच से आ रहा है तो हमारी समस्याओं से वो अवगत है, तो समस्याओं का निदान करेगा, ये विश्वास किया। विश्वास करके और उसको जो है नेता चुन लिया। नेता चुनने के बाद वो कभी चौकीदार हो गए और कभी तानाशाह हो गए। हमारा दुर्भाग्य है, हम भी नहीं समझ पाए, बातों में आ गए। उन्होंने कहा 56 इंच सीना है, हमारा 56 इंच सीना है या 36 इंच सीना है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये छिपी बात नहीं है, ये दिखाई दे रहा। ये दिखाई दे रहा था कि 56 इंच का सीना नहीं है, फिर भी हमने विश्वास कर लिया। तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, हमारी भी गलती है। भाई सब जा रहे हैं कहाँ? अच्छा, तो हमसे भी चूक हुई। अब चूक हुई तो अब समस्या आपके सामने है कि इसका निदान कैसे हो। इस बीच में आप कोई निर्णय लेते, कुछ एक्शन लेते। इससे पहले आ गए 3 किसान बिल। उन 3 किसान बिलों को लेकर के कई लाख किसान पूरे देश से आकर के दिल्ली में 9 महीने से जो है बैठे हुए धरना दे रहे हैं। उसमें कितने हजारों किसान मर गए, इस बीच में कितने बच्चों का जन्म हो गया और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। चलो भाई, बात नहीं सुन रहे हो, तुम्हारी कोई दिक्कत मान ले थोड़ी देर के लिए, भाई दिक्कत है तुम्हारी मांग मानने से, तो नहीं सुन रहे हैं। लेकिन भाई मांग हमारी नहीं पूरा कर रहे, तुमको कौन सा अधिकार है कि वो हमारा इंटरनेट काट दो, हमारा मोबाइल बंद कर दो, हमारा पानी बंद कर दो, बत्ती बंद कर दो, वो ला करके बुलडोजर खड़ा कर दो सामने, कील गाड़ दो रास्ते में। ये कौन सा तरीका? वो ये बात नहीं समझ में आ रही। आप कहाँ उसकी आज दुगना कर रहे थे, अब कहाँ उसके लिए तरह तरह से समस्या पैदा कर रहे हो। तो उस पर ये विचार बड़े गंभीरता से करना होगा। और जो हम लोग समझ रहे हैं
कि ये किसानों की समस्या, किसान बेचारे लड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ईमानदारी से अगर विचार करें तो जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो खाली किसानों की समस्या नहीं है, इसमें 135-40 करोड़ लोगों की, जनता की समस्याओं का भी निदान छिपा हुआ है। हमारी समस्या है। अभी बताया मुन्ना सिंह जी ने कि साहब वो सब सरसों खरीद लिया पूंजीपतियों ने और अपने फैक्ट्री में भेज दिया, तेल बनाया, उसको जहाँ 100-110 में बिक रहा था लीटर, उसको 200 में बेच लिया। और भी महंगाई है मेरे ख्याल से। हम तो किसान हैं, अपने घर का है, इसलिए हमको पता नहीं है कि इस समय कितना है, लेकिन महंगा है। तो ये ट्रेलर है एक खाली, अभी एक ट्रेलर है एक बात से कि अगर ये किसान बिल पूरी तरह से लागू हो गया, पूरी खेती उनके कब्जे में रही, पूरा उत्पादन उनके कंट्रोल में रहा, पूरी मार्केट उनके कंट्रोल में रही, तो बाकी लोगों के हाथ में क्या है? किसान के तो हाथ कट जाएंगे। पैदा करके उनको दे दिया तो उसके हाथ तो कट जाएंगे। फिर क्या रहेगा? फिर हम खाने वाले जब जाएंगे मार्केट में तब उनको पता लगेगा, लेकिन बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए हम लोग जो इन समस्याओं को थोड़ा बहुत समझते हैं, इस बात को आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को जो हमसे भी ज़्यादा जानकार हैं उनके बीच में चर्चा हो रही है कि इन समस्याओं को कैसे हम समाज के अंतिम छोर तक इन समस्याओं को ले जाएं, जिससे लोगों की नींद टूटे, लोग चौकन्ने हों और निर्णय लें। एक तो किसान बिल के संबंध में ये बात थी। दूसरी बात आपने कही कि साहब पिछड़े वर्गों का आरक्षण, तो भाई कहने के लिए तो सबका आरक्षण अब है, कोई ये मना नहीं कर सकता। SC ST का आरक्षण पहले था, पिछड़ों का भी आज देश आज़ाद होने के 45 साल बाद लागू हुआ था, जो अभी आधा भी नहीं पूरा हुआ है। और जो देश की सारी संपदा, सारी पूंजी, सारा उत्पादन के स्रोत जिनके हाथ में है, जिनके हाथ में स्कूल, कॉलेज, मार्केट, यूनिवर्सिटी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सब जिनके हाथ में है, उनका भी आरक्षण हो गया। अभी तो हम लोग नालायक लोग थे, आरक्षण से आ रहे थे, तो उनका भी आरक्षण हो गया। और कमाल की बात यह है कि हमारी आबादी ईमानदारी से 60% से ज़्यादा OBC की, लेकिन हम सन 31 में जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें हमारी तादाद 52% थी। तो हम उसी को मान लेते हैं, बढ़े को नहीं मानते हैं, 52 को ही हम मान लेते हैं। हमारी 52% आबादी है, तो हमको कितना मिला? 27%। 52% हमको मिलना चाहिए था, उसके जगह पर उसका आधा मिला। क्यों आधा मिला? कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण 50% से ज़्यादा न रहे, इस पर सरकार विचार कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 50% रिजर्वेशन वाले आए, कम मेरिट वाले आए तो सरकार के काम करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़िशियंसी घट जाएगी, तो अव्यवस्था न फैल जाए। इसलिए उन्होंने एक रिमार्क दिया, सुझाव जैसा, ये नहीं कहा कि न 50 से ज़्यादा न दीजिए। तो उस सुझाव को इन्होंने मान लिया कि नहीं, ये उनका आदेश है। जबकि अभी तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, वो भी तो इसी देश में है, वो भी तो इसी देश में 69% वहाँ आरक्षण है। वो जिसकी देने के नियत है, जिस सरकार की नियत है, न इसमें सुप्रीम कोर्ट को देना है, न लोअर कोर्ट को देना है, न पुलिस को देना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का मैटर है कि वो सरकार, लेकिन सरकार की जब नियत साफ हो, तो जब नियत साफ नहीं है तो लोगों को ये लड़ाने की कोशिश हुई आरक्षण के माध्यम से कि भाई ये जो पिछड़े वर्गों का आरक्षण है, इसमें जो पिछड़े वर्गों की
अग्रणी जातियां हैं वो खा जा रही हैं, जो इसमें अति पिछड़े हैं उनको नहीं मिल रहा है। रोहिणी आयोग बना दिया, रोहिणी आयोग अब उसको 4 हिस्से में बांटने की बात कर रहा है, 4 हिस्से में उसके बांटने की बात कर रहा है। अगर इस आरक्षण उसका परिणाम क्या होगा अगर हम बात करें तो लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि जितने बटेगा उसमें, जितने बर्तन ज़्यादा होंगे आवाज़ उतनी ज़्यादा होगी। उनकी कैपेसिटी कम होगी, बड़ा बर्तन होगा तो उसमें ज़्यादा सामान रखा जा सकता है। तो मिसाल के तौर पर अभी मान लो 27% आरक्षण मिला हुआ मान लीजिए, तो 27% का मतलब जब 100 होंगे तो 27 पोस्टें बनेंगी आपकी, ठीक है। तो 27 पोस्टें बनेंगी। अब 100 की तो कोई भर्ती निकलती नहीं बड़े पदों की, चपरासी, टीचर, सिपाही, इनकी छोड़ दीजिए। तो जो आधिकारिक पोस्ट है, अधिकारियों वाली इतनी पोस्टें नहीं निकलती, एक साथ इतने प्रोफेसर की नहीं निकलती। तो उसमें होता क्या है कि मान लो एक जगह निकली, 3 जगह निकली, तो आपका पहले से आदेश है कि एक जगह अगर होगी तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी वो सवर्ण का ही रहेगा। और भाई जिसका नहीं मिला, जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसको भी दे सकते थे, लेकिन वो नियम अपने पक्ष में बना रखा, एक जगह होगी तो आरक्षण नहीं लागू होगा। अब शेड्यूल्ड कास्ट का है, मान लीजिए 20% आरक्षण है, तो उनका कहना है जब 100 पद होंगे तब 20 आपको मिलेगा, यानी जब 5 पद होगा तब 1 पद मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ 5 से कम अगर जगहें हैं तो आपका आरक्षण नहीं मिलेगा, न शेड्यूल्ड कास्ट को, न ओबीसी को, न शेड्यूल्ड ट्राइब को। तो ये नुकसान है हमारा कि 5% तक अगर है तो उस पर आरक्षण नहीं लागू होगा। तब बताइए यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जगह निकलती है, एक डिपार्टमेंट में एक साथ कहाँ 5 प्रोफेसर की जगह निकलती? अरे 5 चपरासी की तो जगह नहीं निकलती, 5 प्रोफेसर की कहाँ जगह में निकलेगी? वाइस चांसलर का 1 पद होता है, तो आप कहाँ जाएंगे? न चपरासी में जाएंगे, न प्रोफेसर में जाएंगे, न वाइस चांसलर में जाएंगे कहाँ? वो जो जगहें बचती हैं कुछ सिपाही की और इसके टीचर की और लेखपाल वगैरह की, तो उसमें हजारों में भर्ती होती है, तो उसमें जो आपका हिस्सा है वो मिल जाएगा। उसमें भी आपके साथ प्रतिबंध है कि आप जैसे मान लो आपका 27% कोटा है तो 27 ही दिया जाएगा, मेरिट का लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे आप टॉप भी कर जाएं। ओबीसी और रिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल तीनों में अगर टॉप भी कर जाएं आपको, तो वहाँ जगह नहीं मिलेगी, आपको नीचे जगह मिलेगी रिजर्वेशन में। तो 27 में आपको हमको लिमिट कर दिया। हम 52% सन 31 में थे, हमको 27% आप आरक्षण दे रहे हैं। अभी जब आपने पिछले साल सवर्णों का 10% आरक्षण दिया है, जिनकी 15% आबादी है उनको 10% दिया है, 24 घंटे के अंदर लागू हुआ है, किसी ने विरोध नहीं किया है, कोई बस नहीं जलाई गई, कोई आवाज़ नहीं उठी। पार्लियामेंट और राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति ने अगले दिन ठप्पा लगा दिया, वो लागू हो गया। आपको पता है कि हम सुनते तो हैं कि 10% रिजर्वेशन है, अरे 10% रिजर्वेशन नहीं है, उनका तो 66% रिजर्वेशन हो गया। 15 ही तो उनकी आबादी है। 15% आबादी वाले को जिनके 10% दे रहे हो, यानी तो उसका 2/3 दे रहे हो, तो 2/3 जो होता है 66.66% होता है। कोई आवाज़ नहीं उठाया। अब 50% सीमा नहीं बाधा कर रही है। जब उनको सब खाना था, उनके हक में जाना था, तो कोई दिक्कत नहीं, 50% की लिमिट अब टूट गई। हमको जब तक मिलता था तब तक लिमिट में रखते थे। तो इन सब चीज़ों को हमारे पढ़े लिखे भी लोग ध्यान नहीं देते, हमारे राजनीतिक नेता लोग भी नहीं ध्यान देते। कुछ गिने चुने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या कर्मचारी अधिकारी हैं, इस दांव पेच को समझते हैं, तो वो उनकी तादाद इतनी कम है कि उनकी बात नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए हम यहाँ भी मार खा रहे हैं। तो हमको
किसान परिवार से अक्सर ओबीसी आते हैं, ये वर्किंग क्लास के लोग हैं, इनका पेशा किसानी खेती है। भाई जी ने किसी ने कहा था कि साहब 70% किसान हैं, तो इसमें जानकारी ये सही नहीं है। आज से 3 साल पहले का आंकड़ा है, वर्तमान का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। जो कृषि पर रोज रोल घट रहा है, जो कृषि में योगदान था लोगों का, वो रोज घटता जा रहा है। कुछ मनरेगा में चले गए, कुछ दूसरे शहरों में मजदूरी करने चले गए, कोई कहीं चले गए। तो 3 साल पहले 54% रोल था कृषि में, जो कृषि मजदूरी करके कृषि करके जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। कभी 85% लोग थे, अब वहाँ 54% 3 साल पहले था, अब तो 50 से नीचे आ गया होगा। जबकि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में 17% योगदान कृषि का है। 17% योगदान कृषि का है, उसकी ये हालत है। रह गया सवाल कि हम लोग करते क्या हैं? हम मीटिंग करते हैं, मांग उठाते हैं, लोगों को जागृत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो शासक वर्ग है, जिसके सामने हमको मांग रखने की मजबूरी है, जो सत्ता व्यवस्था नीति निर्धारण में जो बैठे हुए हैं, उसमें हम लोग तो बैठे नहीं हैं। तो हमारी समस्या ये है कि हमें अपने दुश्मन के साथ ही मांगने जाना पड़ता, उसके सामने ही। तो वो क्यों देगा? वो नहीं देगा और नहीं देता है। तो ये हमारी समस्या है। और वो क्यों नहीं देता है? वो जानता है ये नौकरी का प्रश्न नहीं है आरक्षण, ये प्रश्न है कि आप सरकारी मशीनरी में शामिल होने जा रहे हैं, वहाँ कर्मचारी अधिकारी बन रहे हैं, तो उनके बगल में ही उनके साथ ही कुर्सी पर बैठेंगे और कुछ काम आपके भी टेबल पर होगा सरकार की नीतियों को लागू करने का। तो ये जो सत्ता का काम है, उसमें आपकी हिस्सेदारी होगी। आप यहाँ न आवें तो ही बेहतर है, आपका वहाँ रहना ठीक नहीं है। उनके हिसाब से 100% वही रहना चाहते हैं, इसलिए वो आपको देते नहीं। और इसमें ज़्यादातर हमारे वकालत पेशे से भाई लोग हैं। आप लोग इस दांव पेच को बड़े अच्छी तरह से समझते हैं कि वो चाहे रेवेन्यू कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर भी जो बैठे हुए लोग हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो जज हैं, वो उसी समाज से आते हैं, उन्हीं की संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती। जो जायज़ आपके साथ इंसाफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? कि वहाँ दूसरे लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं, ये समस्याएं हैं। ये कैसे हल होंगी? हल तब ये होंगी कि जब वहाँ कोई ऐसी शक्ति आवे इस मशीनरी में या सरकार में, तब आपका काम हो सकता है। प्रश्न ये है कि जो गवर्नेंस का काम है, जुडिशियरी का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन विधायिका का काम आपके हाथ में है। अगर आप मन बना लें कि ये काम सही नहीं कर रहे हैं, जनता के पक्ष में नहीं कर रहे हैं, जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो अगर जनता चाहे तो अपने मताधिकार के जरिए जो है वो बदल सकती है, अपने माफिक वहाँ आदमी बैठा सकती है, अगर चाहें तो। लेकिन चाहने के बाद भी समस्या, एक बीच में ये डेवलपमेंट हुआ, अक्सर लोगों की शिकायतें आती हैं, बातें आती हैं कि इसमें सत्ता पर बैठे हुए अधिकारी, डीएम, एसपी और ईवीएम का रोल ये सत्ता पक्ष के तरफ रहता है। तो जब सत्ता पक्ष के तरफ रहता है तो सत्ता बदलेगी कैसे? और सत्ता बदलेगी नहीं तो जो आपकी उम्मीद है वो पूरी कैसे होगी? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। सत्ता बदलने की ताकत तो आपके पास थी, लेकिन वो ताकत अब छीन हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जनता चाहे तो विपरीत परिस्थितियों में सत्ता बदल सकती है। हाँ, 60 बस एक बात कह के मैं बात ख़त्म करता हूँ। लेकिन यह है अधिकार जो सत्ता बदलने का है, जो भी अधिकार है आपका,
ये मिला कहाँ से है? ये मिला है बाबा साहब के भारतीय संविधान से मिला हुआ। अब उस आज की तारीख में संविधान बलाए ताक है, संविधान कुछ कर रहा, लेकिन जो सत्ता में कह रहा व्यवस्थाएं कुछ है, लेकिन जो सत्ता में है संविधान की बातों को नहीं मान रहे हैं, वो अपने हिसाब से अमल कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, अभी आपसे 2 पीढ़ी पहले चले जाइए, आपके पिताजी के जो पिताजी रहे होंगे वो किसी जमींदार के या राजा के रियाया रहे होंगे, जनता रहे होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको नागरिक बनाया है, आपको अधिकार दिए हैं। आप सत्ता को चाहें तो जब चाहें तो बदल सकते हैं मौका आने पर। वो अधिकार अब खतरे में है। तो अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक लोग ये विचार कर लें कि अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मालिक, जमींदार और रियाया और गुलाम, ये स्थिति बनेगी जो उनका नागपुर में जो बैठा हुआ संगठन, वो जो दिमाग चला चला के 100 सालों में जो है वो लाने की कोशिश कर रहा है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो यह संविधान नहीं होगा, दूसरा संविधान होगा मनु का। तो जो मनु का संविधान होगा तो उसमें जो है फिर रियाया बनेंगे, आप फिर जनता बनेंगे, मालिक वो बनेंगे। तो गुलामी के कगार पर आप, गुलामी में धकेलने के कगार पर आप खड़े हैं। ये मौका 22 में आएगा, 24 में आएगा। अगर आपने बुद्धि से, अगर आप उचित समझते हैं कि नहीं ये संविधान की रक्षा होनी चाहिए, संविधान रहेगा तो हमारे हक महफूज रहेंगे, तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का सुरक्षित है। अन्यथा आपके बच्चों का भविष्य जमींदोज होने वाला है, वो उसका मटिया मेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो है बात लंबी हो गई असलम साहब ना, हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए हैं और सबको धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए।